अब हम पढ़ेंगे राज्यों की विशेष शक्तियों के बारे में। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है। तो दोस्तों कुछ जो राज्य हैं भारत में उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, डिफरेंट रीजंस है ऐसा करने के। तो मैं आपको बताती हूँ कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को ये जो शक्तियां हैं वो क्यों प्राप्त की गई हैं और क्या शक्तियां प्राप्त की गई हैं। तो इसको हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो गया क्यों, और एक दो सवाल हमने यहाँ पे पूछे, क्या शक्तियां और क्यों शक्तियां प्रोवाइड की गई हैं। तो शक्तियां यहाँ पे क्यों दी गई हैं, इसका दोस्तों जवाब ये है कि असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनके रहने का तौर तरीका काफी अलग है। तो उनका जो लैंड है, उनकी जमीन को की सुरक्षा के लिए यहाँ पर उनको कुछ अच्छी शक्तियां जो हैं वो प्रदान की गई हैं। और स्वदेशी लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, यानी जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अधिकार यानी राइट्स दिए गए हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। और ये अनुच्छेद 371 के तहत। फिर चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राजधानी, फिर हम यहाँ पे मैं भूल गई दोस्तों, यहाँ पे क्या का भी हमको जवाब देना है। तो क्या शक्तियां यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं दोस्तों, कि जो भारतीय है वो पहले तो ऐसा होता है कि जो अगर आप भारत के सिटीजन है, आप भारतीय हैं, तो फिर आप किसी भी राज्य में जाके जमीन खरीद सकते हैं या घर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हम असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकते, जमीन या घर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये इनकी एक शक्ति है जो इनको दी गई है। फिर चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राजधानी दिल्ली के पास एक राज्य की शक्तियां नहीं है। अब जो चंडीगढ़, लक्षद्वीप और राजधानी दिल्ली है दोस्तों, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज इनको हम कहते हैं, ये ऐसी हैं केंद्र शासित प्रदेश इनको कहते हैं, यानी जो केंद्र है वो इन पर शासन करता है। इनके लिए जितने भी गवर्नमेंट है, सरकार फॉर्म करने वाले काम या जो भी शासन के रिलेटेड काम होते हैं वो केंद्र करता है, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों हुआ ये कि कुछ जो राज्य थे वो इतने छोटे थे कि उनको उनका उनका डिवीजन, उनको एक राज्य नहीं माना जा सकता था अलग से, लेकिन वो ऐसे थे कि उनको एक सिटी यानी एक शहर भी नहीं माना जा सकता और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ उनको मिलाया जा सकता था या जोड़ा जा सकता था, इसलिए इनको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। फिर सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव। तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। सत्ता हमने पढ़ा दोस्तों कि कैसे संघवाद में जो हमारे दोनों हमारे स्तर हैं, 3 स्तर गवर्नमेंट या 2 स्तर गवर्नमेंट है, तो 2 स्तर जो मेन है हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनकी अगर बहुमत वहां पर नहीं मिलेगा यानी मेजोरिटी वोट वहां पर नहीं मिलेगा, तो उसके बिना संविधान में अगर कोई बदलाव लाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। शक्तियों के विभाजन के विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो जो शक्तियां हैं यानी जो पावर्स हैं ये विभिन्न राज्यों की, इनका बंटवारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे जो है हमारी संघीय व्यवस्था चलती है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। पहला आ जाता है हमारा भाषाई राज्य। तो 1947 में अधिकांश राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था, जबकि कुछ को संस्कृति, जातीय और भूगोल के आधार पर विभाजित किया गया था। तो दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय पे हमारा जो देश है इसमें सब ऐसे, जैसे कि आपको फर्स्ट मैप में देखने को मिल रहा है राजपूताना लिखा हुआ है, पंजाब लिखा हुआ है, अलग अलग यहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट्स थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ पे चलती थी, अलग अलग प्रोविंसेस थे। तो ये जो प्रोविंसेस थे ये हमारे पहले वाले मैप में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो मुद्दा था हमारा, जो हमारे देश का विभाजन करने का मुद्दा था, ये काफी ही पेचीदा मामला था, इसको उठाना बहुत जरूरी था, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था। ये हमारी पहली और बहुत ही बड़ी जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्स्टिकल था वो था।
तो दोस्तों दूसरे मैप में हम देख सकते हैं कि आज का भारत जो है, आज का भारत देश है, वो किस प्रकार से विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। तो उस समय पर दोस्तों यह सोचा गया कि भाषाई राज्य बनाएंगे, यानी भाषा के आधार पर हम जो हमारा देश है उसका विभाजन करेंगे और विभिन्न राज्य बनाएंगे। तो केवल भाषा को ही एक जरिया नहीं बनाया गया, हमें हमने संस्कृति, जातीयता और भूगोल के आधार पर भी हमारे देश को विभाजित किया और विभिन्न राज्य बनाए। जैसे कि देखा जाए तो भूगोल के माध्यम से हमने उत्तराखंड वगैरह बनाया, और जातीय संस्कृति के जातीयता और संस्कृति के हिसाब से हमने झारखंड बना दिया हमारा। तो ये जो अलग अलग राज्य बने, ये इन आधारों पर बने। तो एक और बात थी दोस्तों कि जब ये डिमांड रेज की गई, जब ये बोला गया कि भाषा के आधार पर देश को विभाजित किया जाता है, करना चाहिए, तो काफी जो लोग थे उनका ये मानना था कि कहीं इससे देश की एकता में कुछ खलल ना पड़ जाए, कुछ टूट ना जाए। जो देश की एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, वो टूट ना जाए। लेकिन दोस्तों आगे चल के हमने देखा कि ये एक सक्सेसफुल डिसीजन था, और आज के समय पे जो भाषाई राज्य हैं उनकी वो मेंटेन्ड है। फिर हम पढ़ेंगे भाषा नीति के बारे में। तो दोस्तों उस समय पर बात चल रही थी कि क्या हिंदी को राजभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बना दिया जाना चाहिए। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जो हमारा जो संविधान है, जैसे कि यहाँ लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाया गया उस समय पे, जबकि काफी बात चल रही थी कि ऐसे करना चाहिए क्या। लेकिन साउथ में जो लोग हैं उनका ये मानना था कि वो मोस्टली हिंदी नहीं बोलते थे। तो उन्होंने इस चीज पे अपनी वो जताई कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देखा जाए दोस्तों कि तो केवल 40% हमारी देश की जनसंख्या है जो हिंदी भाषा बोलती है, जो हिंदी को अपना मदर टंग बोलती है, यानी हमेशा से मातृभाषा जैसे कहते हैं। तो जो सरकारी काम थे वो राज्य भाषा में करेंगे, ऐसा बाद में सुनिश्चित हुआ। हिंदी को राजभाषा माना गया। संविधान में अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। तो अन्य जो 21 भाषा हैं, अनुसूचित भाषा यानी कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो सरकारी काम होते हैं, उनके लिए मान्य ये भाषाएं मानी जाएंगी, और उसका दर्जा इनको दिया गया। कि जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ मराठी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज मान सकते हैं, कि वहाँ पे जो पेपर वर्क होता है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, वहाँ पे मराठी चलती है। अब हम पढ़ेंगे भारत में भाषाई विविधता। तो दोस्तों जनगणना 2011 ने 1300 भाषाओं को दर्ज किया, जिन्हें आगे प्रमुख भाषाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। फिर समूहीकरण के बाद 121 प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी गई। इनमें से 22 को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता प्राप्त है अभी के हिसाब से, 2011 के हिसाब से। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, भारत की अनुसूचित भाषाएं कौन सी हैं और कितने प्रतिशत लोग उस भाषा को बोलते हैं। तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ चलती है। डोगरी गुजराती चलती है हमारी गुजरात में, फिर उसके बाद कन्नड़ हमारी कर्नाटका में चलती है, कश्मीरी कश्मीर में। तो ये अलग अलग यहाँ पे हमको दिख रहे हैं भाषाएं। फिर केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं हम दोस्तों। तो 1990 के दशक में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इससे पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी यहाँ पे एक बता देती हूँ कि क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो दोस्तों उस समय में काफी लंबे समय तक ये हो रहा था कि एक ही पार्टी जो है वो सत्ता में रह रही थी। तो जितना भी उसकी पावर्स थी वो बढ़ती जा रही थी, और वो राज्य की जो पावर्स थी उनको छीन रहा था, और उस तरह उतने अच्छे से राज्य को पावर्स मिल नहीं पाई थी, शक्तियां नहीं मिल पा रही थी। तो केंद्र और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो एक ही पार्टी है वो केंद्र में भी सत्ता में है और राज्यों में भी, ज्यादातर राज्यों में भी सत्ता में है। तो इसलिए वो ओवर पावर करने लग गई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ओवर पावर करने लग गई, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो
बाद में जाके देखा गया दोस्तों कि लोकसभा में कोई भी एक सिंगल पार्टी जो थी, कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए कई पार्टियां साथ आईं और इन्होंने बहुमत नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कई पार्टियां साथ आई और इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया। तो यहाँ से गठबंधन सरकार का शुरुआत हुआ था। 1990 के दशक में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। इसने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सम्मान के साथ सत्ता साझा करने की संस्कृति को जन्म दिया। यहाँ पर हम कोलिशन गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए कार्टून बना गया है दोस्तों कि किस प्रकार से फिर कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार आने लग गई यहाँ पे।